नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज इस समय चल रहे चुनाव की। खास तौर से छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ की वोटिंग के जो 20 सीटों पर वोट पड़े, मैं आपको याद दिला दूं कि 20 सीटों में से 19 कांग्रेस के पास थी और उसमें जो 20 सीटों में वोट पड़े उसका वोटिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा आया, लगभग 72%, और मिजोरम में लगभग 80% वोट। ये वोट अपने आप में कुछ कह रहा है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी भी ये बात लगातार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक जनसभा में भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जब जब कांग्रेस की सरकार आई या देश में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तब टेररिज्म बढ़ा है, नक्सलाइट्स बढ़े हैं, लोगों की हत्याएं ज़्यादा हुई हैं। ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, बीजेपी के नेताओं की लिंचिंग कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में। लेकिन ये जो 72% के लगभग वोटिंग है, ये कुछ और इशारा कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि महादेव ऐप जैसे ऐप जिसने सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को लूटा हो और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उसमें पैसा लेते हों या उनकी हिस्सेदारी हो, छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद की उसमें हिस्सेदारी हो, आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की रही होगी और इस छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो बाहर निकल कर आ गई, लेकिन 5-5 हज़ार करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हो जाए और सरकार को पता ना हो और सरकार उसमें धन ले रही हो, ऐसा आरोप लग जाए और ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि हमने सरकार को पैसा दिया ताकि छत्तीसगढ़ को आसानी से लूटा जा सके, तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। ये वैसे ही सोचकर देखिए कि शिवराज सिंह जी की सरकार बनने से पहले जिस समय कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, तो वो रही तो थोड़े ही दिन थी, 1-1.5 साल, लेकिन उस थोड़े से समय पर कमलनाथ जी की सरकार ने क्या करके रखा था, मध्य प्रदेश को किस तरफ लेकर गए। मंदिर सुरक्षित हों यह आवश्यक नहीं है, धार्मिक स्थल सुरक्षित हों यह आवश्यक नहीं है, हिंदुत्व का जो परचम है वो सुरक्षित हो ये आवश्यक नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो वनवासी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ तो टोटली वनवासी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा एरिया वनवासी क्षेत्र है, मिजोरम तो वनवासी क्षेत्र है ही, तो जो वनवासी क्षेत्र हों वहाँ वनवासियों को आदिवासी कहा जाए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, वनवासियों को आदिवासी कहा जाए। आप समझ सकते हैं कि वनवासी और आदिवासी में कितना फ़र्क है। जब आप आदिवासी शब्द इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है उन लोगों को आप मेन स्ट्रीम से कहीं बाहर ले जा रहे हैं, भले ही ओल्डनेस के नाम से ले जा रहे हो, भले ही आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो बहुत पुराने हैं, वो बहुत एंशंट हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वनवासी जो एसटी कम्युनिटी है हम उनको 10% भी देश में मान लें तो आप 10% कम्युनिटी को बाहर निकालना चाहते हैं। 10% कम्युनिटी में 20% कम्युनिटी भी मान लूँ तो 20% कम्युनिटी को आप बाकी मेन स्ट्रीम से अलग करना चाहते हैं। आप सोचिए कि वनवासी को आदिवासी कहना किस स्तर पर सही है। आदिवासी कहने का मतलब बाबा उदल के ज़माने के, आदिवासी कहने का मतलब हो गया कि आदम हवा के ज़माने के लोग आदिवासी हैं ना, आदम हवा के ज़माने के। आधुनिकता है नहीं, आधुनिक समाज में रह नहीं सकते, आधुनिक समाज में रहने लायक नहीं, इसलिए मेन स्ट्रीम से उनको अलग करके आदिवासी कहा गया। शब्द होना चाहिए था वनवासी, जिससे पहाड़ पर रहने वाले को पहाड़वासी कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, कोस्टल एरिया में रहने वाले को कोस्टल एरिया कहते हैं, हम प्लेट्यू में रहने वाले लोगों को पठारी क्षेत्रों में रहने वाला कहते हैं, तराई में रहने वालों को तराई के क्षेत्र कहते हैं, या फिर प्लेन में रहने वालों को प्लेन कहते हैं। तो फिर आप वन में रहने वाले को वनवासी क्यों नहीं कहते? वन में जो वास करता है आप उसको आदिवासी शब्द कहते हैं। ये एक गढ़ा हुआ शब्द है, इसको गढ़ा गया है और इतना भयंकर गढ़ा गया है कि आप समझिए कि ये कहने की कोशिश की गई है कि आप मूल निवासी हैं, बाकी सब बाहर से आए। आप सोचिए कि हज़ारों हज़ार साल की संस्कृति जो भारत की है उसमें ये खेल खेले गए। अब जब ऐसा खेल खेला जाएगा तो ये बताया जाएगा कि सब बाकी बाहर से आए हैं, आप यहाँ के ओरिजिनल हैं, तो फिर उन लोगों को ये बात की ग्लानि होगी कि भाई हमारे यहाँ ये लोग कहाँ से चले आए,
परिणाम आप समझते हैं क्या निकलेगा? परिणाम नक्सलाइट का बढ़ावा मिलना है, नक्सलाइट्स को बाहर निकलना है, नक्सलाइट का परचम फहराना है, या फिर उनको वनवासी आदिवासी नाम से अलग करना है। ये सारे गेम छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। आप याद करिए कि अगर आपको देश में जो बम ब्लास्ट का हिस्ट्री है, जो जाति को तोड़ने की हिस्ट्रियाँ हैं, जो जाति को तोड़कर मुगलों और ईसाइयों के शासन यानी कि अंग्रेज़ों के शासन का इतिहास है, क्या वो इतिहास फिर से रिपीट करने की कोशिश नहीं हो रही है? आप सोचिए कि नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे करवाया, जातिगत सर्वे जबकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, 1881 के बाद और 1941 के बाद कोई जातिगत सर्वे भारत में नहीं हुआ, क्योंकि हम भारत में जातियों को समाप्त करना चाहते हैं। हम भारत में केवल भारतीय और हिंदू रखना चाहते हैं। हम जाति आधार पर उनके भेद खत्म करना चाहते हैं। हाँ, जो वीक है, जिसको सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट के लिए सपोर्टिव टीम होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम से खेलना, नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे करवाने के बाद, जबकि जातिगत सर्वे जब नीतीश कुमार ने करवाया था तो हम सब जानते हैं कि बिहार में कितना बुरा हाल था। बिहार में लोगों ने आह्वान किया कि हमारे गांव में जब कोई आया ही नहीं तो सर्वे कैसे हो गया। जब हमारे यहाँ किसी ने पूछताछ ही नहीं करी तो सर्वे किसने लिखा और कैसे सर्वे की रिपोर्ट आ गई। ये बहुत सारी चीज़ें बिहार में निकल कर आई थी जो ये बता रही थी कि बिहार में सर्वे ठीक से नहीं हुआ और सर्वे की रिपोर्ट कहीं ब्लॉक में बैठकर या फिर नेताओं के घर में बैठकर बनाई गई। वो इसलिए बनाई गई होंगी कि ऐसी रिपोर्टें बनाने के बाद ही तो जाति तोड़ी जा सकती है। अब नीतीश कुमार ने आह्वान कर दिया कि उनको मोर देन 65% रिजर्वेशन चाहिए। मोर देन 65% रिजर्वेशन का मतलब समझ लीजिए कि देश में मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी कितनी होंगी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सरकारी आंकड़ा देख लीजिए, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल बॉडी सब मिला लीजिए। और देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में से अगर 14 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो कितने परसेंट हो गया, आपको अंदाजा भी है? आप 1,40,00,000 की जब बात करेंगे तो 10% बनता है। मतलब 1,40,00,000 की बात करेंगे तब 1% बनता है। और 1,40,00,000 के अंदर चले आइए 14 लाख, तो 14 लाख 0.001%। अगर सरकारी नौकरियों को ये कह के रिजर्वेशन दिया जा रहा है और 14 लाख टोटल, 14, 15, 16 लाख, मैं 20 लाख मान लूँ, पूरे देश में जॉब है, तो क्या सभी को जॉब मिल सकता है? अगर ओबीसी को आप 65% सरकारी जॉब की बात करते हैं तो क्या आप बताएंगे कि ओबीसी, जब आप ये कह रहे हैं कि 50% है तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतवर्ष में 140 करोड़ में से 70 करोड़ ओबीसी हैं। 70 करोड़ लोगों में अगर 65% का हिसाब लगाया जाए कि आप 65% रिजर्वेशन दे देंगे तो 15 लाख, 20 लाख नौकरियों में से बहुत ज़्यादा आप दे पाएंगे तो 12 लाख। 14 लाख को अगर आंकड़ा लगाएंगे तो 8 लाख। आप 70 करोड़ में से 8 लाख लोगों को, और आप खेल रहे हैं जाति से, यानी कि आप 0.001% लोग ही सरकारी नौकरी पा सकते हैं और उन सरकारी नौकरियों के नाम से आप जातिगत खेलना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि 70 करोड़ में से, अगर 70 करोड़ आप मानते हैं तो 70 करोड़ में से 8 लाख, क्या है आंकड़ा? ये सोचने की बात है। ये इसका मतलब ये हो गया कि जाति के आधार पर सिर्फ खेला जा सकता है, लॉलीपॉप दिखाकर केवल दंगा करवाया जा सकता है, हकीकत में बेनिफिट नहीं दिया जा सकता और बेनिफिट देने की स्थिति में नहीं है। ये सब कुछ दर्शा रहा है कि आप केवल खेल रहे हैं। अगर उन 70 करोड़ लोगों को आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करवा देते, 70 करोड़ लोगों को फैसिलिटी अच्छी करवा देते, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते, उनको पैसा मुहैया करवा देते, तो शायद वो 70 करोड़ इंटरप्रेन्योर बन जाते। वो नौकरी की तरफ देखते भी नहीं और वो नौकरी दाता बनते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। समझाने की बात है और लोग समझ भी रहे हैं। ये सब गेम जो देश में चल रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाली नीतियां हैं। छत्तीसगढ़ अपने आप में बता रहा है कि उसमें जब 72% वोटिंग हुई तो उस वोटिंग का मतलब है कि वो परिवर्तन की वोटिंग है, और वो परिवर्तन की वोटिंग इतनी खतरनाक है कि वो पूरी सरकार को हिलाकर फेंक सकती है। आप सोचिए कि 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास थी,
लेकिन 72% वोटिंग, अभी तो आंकड़े पूरे आए भी नहीं होंगे, 72% एक टेंटेटिव वोटिंग जिस समय क्लोजिंग हो रही थी उस समय की बताई गई। मैं 75% भी मान लूँ, इतनी ज़्यादा वोटिंग का मतलब बिल्कुल साफ है कि वहाँ परिवर्तन रिक्वायर्ड है। आप सोच भी लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आए दिन महाभारत महादेव जैसे ऐप, छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सली हरकतें, छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सली हमले, ये सब देखने को मिल रहे हैं। अब मंदिरों में तोड़फोड़ देखने को मिल रही है, दंगे देखने को मिल रहे हैं। ये सब उस ज़िंदगी में क्या भारत जीना चाहता है? मैं आपको एक बात बिल्कुल याद दिलवा दूं, वो ध्यान रखिएगा कि भारत में गजवाए हिंद का बिगुल बज चुका है और गजवाए हिंद के बिगुल के आगे अब अगर जाति खेली जाएगी, अब अगर क्षेत्र खेला जाएगा, अभी अगर वनवासी आदिवासी खेला जाएगा, अब अगर उगड़ा पिछड़ा खेला जाएगा, अब अगर पठारी और वो तली क्षेत्र खेला जाएगा, तो फिर अब हमारे पास समय नहीं है। अब तो निकलने की आवश्यकता है, अब तो जूझने की आवश्यकता है, अब तो समझने की आवश्यकता है। इस समय देश क्रिटिकल सिचुएशन पर है, इससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं आई। पीएफआई के एजेंडे को हमने देखा है, पीएफआई का एजेंडा साफ दिखा रहा है। और जो केरला में हो रहा है, आप सोचिए कि जो केरला में हमास के आतंकवादियों को भारत में उनकी स्पीचेस करवाई जा रही हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि अब न जाति पर खेलने का समय है, न क्षेत्र पर खेलने का समय है, और ना ही अब किसी और आधार पर खेलने का समय है। आज की तारीख में तो भारत को बचाना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। भारत को नहीं बचाए तो आप समझ सकते हैं। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, उस सरकार के विषय में हम सब ने देखा। अब आप अगर मणिपुर की बात कर लेंगे, मणिपुर में मैतेई बनाम कुकी था, मैतेइयों को मारा जा रहा था, मेजॉरिटी होने के बाद उनके पास संसाधन नहीं थे, कुकियों के पास संसाधन थे, और मैतियों को आदिवासी मानने मात्र से, मैतियों को वनवासी हाईकोर्ट के ऑर्डर पर मानने मात्र से वहाँ क्या आंदोलन हुआ और कितने लोगों की हत्या हुई। अच्छा तो ये था कि वहाँ पर जो सरकार बैठी थी वो मैतेइयों को इंसाफ दिलाने के लिए कटिबद्ध थी। उसका परिणाम था कि मैतेई पहली बार कुछ कहने में सफल हो पाया। आप सोच लीजिए कि वो सरकार का प्रभाव था। अगर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती, अगर वहाँ किसी अन्य दल की सरकार होती तो क्या होता, तो हम समझ सकते हैं कि मणिपुर में क्या दशा होती। तो अब मैं आप सभी को ये बात भरपूर बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में अब इस समय आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, और अगर जो ऑप्शंस हैं बीजेपी को छोड़कर, उन ऑप्शंस का अगर इस्तेमाल किया गया तो आपके पास भी गाजा से ज़्यादा खतरनाक बाजा है। आपके पास वो लोग तो फ़लस्तीन में अलग रहते हैं, क्षेत्र अलग है, इजरायली या यहूदी एक स्थान पर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ लोग उसी स्थान पर रहते हैं। हो सकता है कि कश्मीर घाटी की तरह वो आपके बगल में बैठा हो, ये संभव है कि वो बंगाल की तरह आपके बगल में बैठा हो, और चुनाव भी भारत में ना होने दिए जाए। भारत में चुनाव के समय पर भी जैसा बंगाल में दिखाई दिया वैसा दिखने लगे, भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां भगवा लेकर वहां से निकलें तो हमले हो जाएं। वहां पर अगर आप मंदिरों का निर्माण करें तो हमले हो जाएं। गणेश विसर्जन के लिए समय न दिया जाए, आपकी यात्रा पद संचलन के लिए सरकारें अनुमति न दें। सनातन को कहने वाले लोग ये कह बैठें कि सनातन तो कीड़े मकोड़े हैं, कहने वाले एड्स और HIV सनातन को बोल दें। ऐसे लोगों को बढ़ावा देना भारत के लिए मौत चुनने से कम नहीं है। आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ की ये वोटिंग ये बता रही है कि छत्तीसगढ़ ने विचार कर लिया है। छत्तीसगढ़ अब किसी दूसरे रास्ते पर निकल चुका है। छत्तीसगढ़ का विचार बदल चुका है। अब अगर छत्तीसगढ़ का विचार बदल चुका है, राजस्थान में परिवर्तन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है राजस्थान में परिवर्तन की? क्योंकि राजस्थान का हाल हमने देखा। पिछले 5 वर्षों में
राजस्थान में किस प्रकार से सनातन को कहाँ तक ले जाया गया और उसकी क्या कुदशा की गई, ये राजस्थान के लोग बेहतर जानते होंगे। आप अच्छा और खराब के चक्कर में, आप लाभ के चक्कर में अपने प्राणों को क्यों फंसाने जा रहे हैं, ये भी हमको सोचना होगा। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो कि तमाम तरह के मॉडल चिल्लाते रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए प्रचार करने आ रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ आपको प्रलोभन देना है और ईडी से बचना है। ईडी से बचने का सबसे आसान तरीका है, वो स्टार कैंपेनर हैं, वो स्टार प्रचारक हैं और वो पार्टी के संयोजक होने के नाते 5 राज्यों के चुनाव में उनको जाना है। आप ऐसे लोगों को जो इंडी गठबंधन का पार्ट हैं, उनके विषय में कैसा सोचते हैं? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ने बदलाव सोच लिया है, इसलिए इतनी हैवी वोटिंग वहाँ पर हुई है। बाकी जो होगा वो हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।